हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। गाइस, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाकर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साझी संपदा। यानी साझी संपदा क्या होता है कि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि चूल्हा, यानी कि अगर पारिवारिक घर में चूल्हा होता है तो उस चूल्हे पर पूरे परिवार का हक होता है। चारागाह, मैदान, कुआं, नदी इत्यादि। और साथ ही साथ इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। यानी साझी संपदा में क्या क्या शामिल है? चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी। साथ ही साथ वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी साझी संपदा का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जैसे कि 1959 में एक समझौता हुआ था जिसको किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका संधि के नाम से हम जानते हैं। दूसरा मार्टियल न्यायचार, जो कि कब हुआ? 1987 में। तीसरा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार, जो कि कब हुआ? 1991 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, साझी संपदा की जिम्मेदारियां। देखिए साझी संपदा में सभी देशों की कुछ अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी है। और जो विकसित देश हैं, जो विकास कर चुके हैं, वह देश ये चाहते हैं कि साझी संपदा के अंदर वर्ल्ड के सभी देश बराबर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जबकि जो विकासशील देश है वह क्या कह रहे हैं? वह ये कह रहे हैं कि साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। यानी कि विकासशील देश ये कहना चाहते हैं कि जो साझी संपदा है इनके सुरक्षा के जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा विकसित देशों को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकसित देशों ने ही पर्यावरण को अत्यधिक दूषित किया है, तो भरपाई भी सबसे ज़्यादा विकसित देश ही करें। और विकासशील देश जो कि क्या है, अभी वह विकास की प्रक्रिया में है। यानी कि अभी विकासशील देश विकास नहीं किया है, अभी वह प्रक्रिया में है, तो वह साझी संपदा में अपना जिम्मेदारी भी कम निभाएंगे। और जो विकसित देश है वह अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा निभाएं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। यानी भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। कैसे? 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उनका अनुमोदन। यानी जो भारत है हमारा, भारत ने क्या किया कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और गाइस, ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है। यानी सेम चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। 2005 में क्या हुआ कि जब G8 के देश, यानी कि G8 के देशों में जब बैठक हुई थी तो उन बैठक में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। और भारत इसके पक्ष में था कि ग्रीन हाउस गैस को जो प्रभावित करने वाले गैसें हैं उनको कम किया जाए, यानी कि कम से कम इस्तेमाल हो। आगे क्या हुआ, नेशनल क्योटो फ्यूल पॉलिसी। इसके अंतर्गत भारत ने क्या किया कि अपने देश के अंदर जितने भी वाहन थे उनको स्वच्छ ईंधन के माध्यम से चलाने की कोशिश की। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में अब कुछ बैटरी रिक्शा चलने लगे हैं, यानी कि ई रिक्शा चल रहा है। और ई रिक्शा के तहत क्या है कि अब पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी की मदद से चलती है। यानी कि भारत अपने वाहनों में भी अब धीरे धीरे विकास करने की कोशिश कर रहा है।
2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। यानी 2001 में क्या हुआ कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण यानी कि जो लिमिटेड ऊर्जा थे उनको बचाने के लिए अपना एक अधिनियम भी पारित कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। यानी कि भारत के अंदर 2003 में क्या हुआ कि बिजली अधिनियम में जो नवीकरणीय ऊर्जा थे इनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। फिर भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर भी कार्य चल रहा है। यानी अभी बायोडीजल पर एक कार्य चल रहा है, इनका मिशन अभी प्रोसेस में यानी कि प्रक्रिया में है। आगे क्या है, सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। यानी जो भारत है हमारा, भारत क्या चाहता है कि सार्क के मदद से हम पर्यावरण की सुरक्षा में एक अपना अहम भूमिका निभाएं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT की स्थापना की गई। यानी भारत में क्या है कि 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है NGT, इसकी स्थापना की गई। और गाइस हम बहुत जल्द अपना एक वीडियो लाने वाले हैं जिसके तहत क्या होगा कि हम इस टाइप के आपके फर्स्ट बुक में जितने भी शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं यानी NGT हो गया, WHO हो गया, UNO हो गया, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इनका फुल फॉर्म, इनका स्थापना, इनकी मुख्यालय, इनका अध्यक्ष और इसके सदस्य देशों के बारे में और साथ ही साथ इनका नए नाम के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या है। और आपको पता होगा कि इस बार जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वह ज़्यादा आ रहे हैं और 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आप हमारे शॉर्ट वर्ड वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसकी रिलीजिंग डेट हमने क्या तय किया है, वह है 15 मार्च। यानी 15 मार्च को हमारी फर्स्ट वीडियो आ जाएगी शॉर्ट वर्ड वाली, आप उस दिन आकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। यानी जो हमारा भारत है वह ऐसा पहला देश है, पूरे वर्ल्ड में एक पहला देश है जहां पे क्या है कि अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए इनका अलग मंत्रालय है, इनका अलग मुख्यालय है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, यानी जो कार्बन डाई गैस है इनके उत्सर्जन में भी भारत अपना कम योगदान देता है। यानी कि भारत कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कैसे, देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका कितना करता है 16 टन यानी 16 टन, जापान 8 टन, चीन 6 टन और जो हमारा भारत है वह केवल 1.38 टन ही करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत सबसे कम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम कम करेंगे तो हमारे पृथ्वी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता है वह कम होगी और गर्मी कम होगी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे क्या होते हैं, बर्फ़ जमे होते हैं और वो बर्फ़ धूप की गर्मी की वजह से पिघलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम गर्मी कम करेंगे तो ये बर्फ़ पिघलेंगे नहीं, और नहीं पिघलेंगे तो हमें पानी की समस्या जैसे हो गए बाढ़ आ जाना या इस टाइप से कोई जो समस्या होती है वह नहीं होगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको हमारा चैप्टर समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए। गाइस ये डेट आप ज़रूर याद रखिए कि भारत ने पेरिस समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था, वह किया था 2 अक्टूबर 2016 को। और आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर के दिन भारत में एक ख़ास दिन सेलिब्रेट किया जाता है और वो क्या होता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। COP23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक
2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। यानी कि जो COP23 है, इसके अंतर्गत भारत ने क्या वादा किया है कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन यानी कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बराबर हम क्या करेंगे, सिंक का उत्पादन करेंगे। आगे देखिए, भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में कार्य करेगा। यानी जो हमारा भारत है वह क्या करेगा, वह 2030 तक कर्क और मकर रेखा, इन दो रेखा के बीच जो भी देश स्थित हैं उन देशों के लिए एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में काम करेगा। कौन, हमारा भारत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा पर्यावरण की सुरक्षा, गाइस ये की है, को नहीं है, ये की है। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो पर्यावरण की सुरक्षा है उनको लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। और वो कहाँ पे हुआ है, देखिए दक्षिण देशों जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में वन आंदोलन चला है। यानी इन सारे देशों में क्या हुआ है कि वन आंदोलन चला है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ है कि खनिज उद्योग जो है उनके विरोध में आंदोलन हुआ है। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांध के विरोध में आंदोलन चला है। और जिसमें से भारत के अंदर एक फेमस आंदोलन है, वह कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था भारत के अंदर और इसका संबंध भी बांध से ही था। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन की भू राजनीति, यानी कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होंगी। अर्थात जिस देश के पास संसाधन अधिक होगा उसकी अर्थव्यवस्था भी अधिक होगा। जैसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इमारती लकड़ियाँ। पश्चिमी देशों ने जहाज़ के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो सके और विदेश व्यापार बढ़ सके। गाइस देखिए क्या कहा इस पॉइंट में कि जो पश्चिमी देश थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या करते थे, ये दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करके उनसे युद्ध करके और जीतने के बाद उन छोटे देशों के जो वन थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया करता था। और कब्जा करने के बाद जो इस वन का लकड़ी होता था वह अपने देश के जो जहाज़ थे, यानी कि उनके पश्चिमी देशों के जो जहाज़ थे उनके निर्माण में, यानी कि नए जहाज़ बनाने में या फिर उनको दोबारा से रिपेयर करने में उन लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और इससे उनका क्या फ़ायदा होता था, इससे उनका ये फ़ायदा होता था कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम व्यापार करते हैं तो हम या तो जहाज़ की मदद से सामान इधर से उधर करते हैं या फिर पानी की मदद से, यानी कि पानी की जहाज़ की मदद से जो हमारा सामान होता है, वस्तु होता है, उनको हम एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। तो जो पश्चिमी देश थे वो क्या करते थे, वह छोटे देशों के वनों पर अपना कब्जा जमाते थे और यहाँ से लकड़ी काट कर अपने देश ले जाते थे और अपने देश के जो उनके जहाज़ थे उनको रिपेयर करवाते थे या फिर नया बनवाते थे, ताकि क्या हो कि जो इनके पश्चिमी देश के जो नौसेना है वह मजबूत हो और इनका जो विदेशी व्यापार है वह भी बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तेल भंडार। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ कि उन देशों का महत्व बढ़ गया जिनके पास क्या हो, यूरेनियम हो और तेल हो, उन देशों की महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चलिए आगे देखते हैं। जल, यानी कि जो ये कहा जाता है कि जब भी वर्ल्ड वॉर थर्ड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उसके टाइम पे जब रीज़न होगा वर्ल्ड वॉर थर्ड होने का वह रीज़न जल ही होगा। यानी कि पानी के लिए वर्ल्ड वॉर थर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि पीने के योग्य जो पानी है वह पृथ्वी के अंदर बिल्कुल कम है, ना के बराबर। यानी कि
हम ये कह सकते हैं कि केवल 1% पानी ही है जो पीने योग्य है। पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई, यानी पानी जो है हमारा पीने योग्य पानी, इनके बंटवारे को लेकर कई बार लड़ाइयाँ होती रहती है। और इसमें से एक फेमस युद्ध कौन सा है? जॉर्डन नदी। और जॉर्डन नदी को लेकर 4 देशों के बीच अक्सर विवाद होता है। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? वह है हमारा इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया तथा लेबनान। आगे देखिए, मूलवासी जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, यानी कि मूलवासी किसे कहा जाता है? जो मौजूदा देश में, करंटली जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में बहुत दिनों से अगर कोई आदमी रहता आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वह मूलवासी है। तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातीय ने उन्हें अपना अधीन बना लिया, यानी कि ऐसे लोग मूलवासी होते हैं जो किसी देश में काफ़ी वर्षों से रह रहे हो और किसी दूसरी जाति या संस्कृति ने क्या किया कि उनको अपने तरफ खींच लिया, यानी कि उनको अपने तरफ आकर्षित कर लिया है, उनको हम कहते हैं मूलवासी। और भारत में क्या है कि मूलवासी के लिए एक अलग वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जनजाति या फिर आदिवासी। सन 1975 में, यानी कि 1975 में मूलवासियों का एक संगठन बना जिनका नाम क्या था? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। यानी कि 1975 में मूलवासियों का एक संगठन बना था जिनका नाम क्या रखा गया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा जलवायु परिवर्तन, यानी कि तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव। अर्थात तापमान जो हमारा टेम्परेचर या फिर मौसम, इनके पैटर्न में, इनके तौर तरीके में अगर लंबे समय तक बदलाव आ रहे हैं तो उनको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन होना एक स्वाभाविक है, यह होते रहते हैं। अगला ग्लोबल वार्मिंग। गाइस, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये कई बार पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो एक बार आप इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? धरती के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, उन वातावरण के तापमान में, टेम्परेचर में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है जो हमारा पर्यावरण है, इनको हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, यानी कैसे इनको हम बचा सकते हैं, इसके कुछ उपाय दिए गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधन। किसी प्राकृतिक संसाधन के दोहन, विनाश को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंधन है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वह किसी प्राकृतिक संसाधन के दोहन, यानी कि जलने, उनके विनाश को रोकने के लिए एक उचित प्रबंधन है। आगे क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो ऐसा संसाधन जो लिमिटेड है, उनको हम सही ढंग से उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकें। अगला क्या है? वर्षा संचयन, यानी कि जल निकायों का पुनरुद्धार। अर्थात आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि छत के ऊपर कुछ इस टाइप की नाली लगा दिया जाता था ताकि जो बारिश का पानी है वह इकट्ठा होकर किसी एक गड्ढे में आए और उन्हीं पानी को लोग क्या करते थे कि नहाने में या कपड़ा धोने जैसे जो काम होते हैं उनमें उपयोग किया जाता था। यानी कि इनका पुनर्उपयोग किया जाता था बारिश के पानी का। आगे देखिए, सीवेज और औद्योगिक कचरे का उपचार। सीवेज और औद्योगिक कचरे जो होते हैं, इन कचरों का भी उपचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अति आवश्यक है कि उद्योग के जो कचरे होते हैं उनको सही तरीके से और सही जगह पर फेंका जाए। अगला क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते का उचित कार्यान्वयन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, जो संगठन बनते हैं, उन समझौते पे भी ऐसा ही बात की जाए ताकि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सके, पर्यावरण हम बचा सके। हर देश वही काम करे जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण कम से कम दूषित हो। आगे क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करें, यानी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक जैसे क्या बताया है कि सौर और पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या है कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इन ऊर्जा का उपयोग अधिक करें और जो लिमिटेड ऊर्जा है उनका उपयोग कम करें, ताकि लिमिटेड ऊर्जा का उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सकें। और सौर ऊर्जा आपको पता होगा कि यह ऊर्जा हमें सूरज से मिलती है, और पवन ऊर्जा यानी कि ये ऊर्जा हमें हवा से मिलती है। तो जब तक सूरज और पवन रहेगा यानी कि हवा रहेगा, तब तक हमें इन दोनों ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। तो हमारा फोकस यही होता है कि हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक करें, जबकि जो लिमिटेड ऊर्जा होती है उनका उपयोग कम करें। और गाइस, इसी के साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई। आपको बताना होगा कि जो हमारा NGT है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। दूसरा क्वेश्चन, खनिज उद्योग के विरोध आंदोलन कहाँ किया गया था। यानी जो खनिज के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट कि खनिज के विरुद्ध आंदोलन एक जगह हुआ है, उन देशों का नाम बताना है। खनिज उद्योग के जो आंदोलन हुआ है वह कहाँ हुआ। तो गाइज, इसी के साथ साथ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज, यदि आपको हमारे वीडियो का PDF या फिर किसी भी वीडियो का PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स की मांग कर सकते हैं, वह हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।